तरीन बुलेटिन। बहुत कुछ हुआ है आज, खास तौर पर संसद में काफी हंगामेदार रहा सब कुछ, जहां प्रधानमंत्री मोदी ने एक बेहद लंबा चौड़ा भाषण दिया है। उसकी क्या प्रमुख बातें रही वो आपको बताएंगे, और साथ ही कुछ और बड़ी कारोबार से जुड़ी खबरें, खासतौर पर HDFC से जुड़ी एक बड़ी खबर फ्लैश हो रही है आपकी टीवी स्क्रीन पे। पूरा डिटेल देंगे, लेकिन सबसे पहले हेडलाइंस। आदरणीय सभापति जी, गंभीर बात है कि आज हिंदुओं पर झूठा आरोप लगाने की साजिश हो रही है, गंभीर षड्यंत्र हो रहा है। पीएम मोदी ने हिंदुओं के अपमान करने का लगाया कांग्रेस पर आरोप। राहुल पर बालक बुद्धि से लेकर शोले फिल्म की मौसी वाला उदाहरण देकर साधा निशाना। अग्निवीर, संविधान और आरक्षण पर झूठ बोलने का लगाया आरोप। तीसरे टर्म में 3 गुना परिणाम लाने वाला काम करेंगे। सदन में गरजे मोदी, 2047 तक विकसित भारत का सपना करेंगे पूरा। ग्रीन हाइड्रोजन, सेमीकंडक्टर्स का हब, नीट में धांधली करने वालों को नहीं छोड़ने का भी दिया भरोसा। उत्तर प्रदेश के हाथरस में सत्संग में भगदड़ से 60 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर, 100 से ज्यादा घायल। पीएम ने अपने भाषण के बीच सदन में जताया दुख। होई वही जो राम रची राखा, यह है उसका फैसला जिसकी लाठी में नहीं होती आवाज। धन्यवाद। प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान अखिलेश यादव ने ईवीएम पर उठाए सवाल, कहा दूसरे देशों में भी ईवीएम से शिकायत। अयोध्या में बीजेपी की हार पर कसा तंज, कहा जो राम को लाने का दावा करते थे वो आज लाचार। आज बाजार में सेंसेक्स निफ्टी की रही फ्लैट क्लोजिंग। मिड और स्मॉल कैप शेयरों में बिकवाली। ऑटो बैंकिंग में रहा दबाव। IT, एनर्जी, रियल्टी शेयरों में दिखी कुछ खरीदारी। प्रोविडेंट फंड में वेज सीलिंग बढ़ाने का बजट में हो सकता है ऐलान। 15,000 रुपए से बढ़ाकर 25,000 रुपए महीने करने का प्रस्ताव। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने तैयार किया प्रस्ताव। सीमा बढ़ाने से देना होगा ज्यादा प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन। तो ढेर सारी खबरें हैं आपके लिए, लेकिन सबसे पहले आपको बताएंगे प्रधानमंत्री के उस भाषण की बड़ी बात जो अब से कुछ देर पहले उन्होंने संसद में दिया है। बहुत ही लंबा चौड़ा ये प्रधानमंत्री का आज का भाषण रहा, जहां उन्होंने विपक्ष को और खास तौर पर कांग्रेस और राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में अपने भाषण में आज विपक्ष के नेता राहुल गांधी और कांग्रेस पर तीखा हमला किया। नेता विपक्ष राहुल गांधी को उन्होंने बालक बुद्धि बताया। उन्होंने कहा कि नेता विपक्ष ने सदन में हिंदुओं का अपमान किया है और इसे सदियों तक नहीं भूला जाएगा। इसके अलावा कांग्रेस को परजीवी पार्टी भी उन्होंने कहा। साथ ही तुष्टीकरण की नीति, भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस की अपनी सरकार की नीति पर उन्होंने अपनी बात रखी। उन्होंने विपक्ष पर सदन की गरिमा से खिलवाड़ करने का, अराजकता फैलाने का और झूठ बोलने का आरोप लगाया और कहा कि ऐसे हालात में देश संकट की ओर जाने का ये संकेत है और स्पीकर से इसे गंभीरता से लेने की अपील भी की। आदरणीय सभापति जी, गंभीर बात है कि आज हिंदुओं पर झूठा आरोप लगाने की साजिश हो रही है, गंभीर षड्यंत्र हो रहा है। आदरणीय सभापति जी, आदरणीय सभापति जी, ये कहा गया हिंदू हिंसक होते हैं? ये है आपके संस्कार, ये है आपका चरित्र, ये है आपकी सोच, ये है आपकी नफरत इस देश के हिंदुओं के साथ। ये कारनामे आदरणीय सभापति जी, ये देश शताब्दियों तक इसे भूलने वाला नहीं है।
आदरणीय सभापति जी, कांग्रेस देश में आर्थिक अराजकता फैलाने की दिशा में भी सोची समझी चाल चल रही है। चुनाव के दौरान जो बातें की गई, राज्यों में, उनके राज्यों में जिस प्रकार से आर्थिक कदम ये उठा रहे हैं, ये वो रास्ता आर्थिक अराजकता की तरफ देश को घसीटने वाला है। उनके राज्य देश पर आर्थिक बोझ बन जाए, ये खेल जानबूझ करके खेला जा रहा है। मंचों से साफ साफ घोषणा की गई, अगर इनके मन का परिणाम नहीं आया, 4 जून को देश में आग लगा दी जाएगी, लोग इकट्ठे होंगे, अराजकता फैलाएंगे। ये अधिकृत रूप से आह्वान किए गए। ये अराजकता फैलाना इनका मकसद है। कांग्रेस के नेताओं के बयानों में ये बयानबाजी ने शोले फिल्म को भी पीछे छोड़ दिया है। आप सबको शोले फिल्म की वो मौसी जी याद होगी। तीसरी बार तो हारे हैं, पर मौसी, ये बात तो सही है, तीसरी बारी तो हारे हैं, पर मौसी मोरल विक्ट्री तो है ना। आदरणीय सभापति जी, 13 राज्यों में 0 सीटें आई हैं। अरे मौसी, 13 राज्यों में 0 सीटें आई हैं, पर हीरो तो है ना। आदरणीय सभापति जी, अरे पार्टी की लुटिया तो दुबई है। अरे मौसी, पार्टी अभी भी सांसें तो ले रही है। आदरणीय सभापति जी, 1984 उस चुनाव को याद कीजिए। उसके बाद इस देश में 10 लोकसभा के चुनाव हुए। 10 लोकसभा के चुनाव हुए। 84 के बाद 10-10 लोकसभा के चुनाव होने के बावजूद भी कांग्रेस 250 के आंकड़े को छू नहीं पाई है। इस बार किसी तरह 99 के चक्कर में फंसे गए हैं। आदरणीय सभापति जी, मुझे किस्सा याद आता है। 99 मार्क्स लेकर एक बालक घमंड में घूम रहा था और देश सबको दिखाता था, देखो कितने ज्यादा मार्क्स आए हैं। तो लोग भी जब 99 सुनते थे तो शाबाशी देते थे, बहुत उसको हौसला बुलंद करते थे। तो फिर उनके टीचर आए कि भैया किस बात की मिठाई बांट रहे हो, ये 100 में से 99 नहीं लाया,
ये तो 543 में से लाया है। अब उस बालक बुद्धि को कौन समझाए कि तुमने फेल होने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। 24 के चुनाव में कांग्रेस के लिए भी इस देश की जनता ने जनादेश दिया है और इस देश की जनादेश है कि आप वहीं बैठिए, विपक्ष में ही बैठो और तर्क खत्म हो जाए तो चीखते रहो, चिल्लाते रहो। आदरणीय सभापति जी, कांग्रेस के इतिहास का ये पहला मौका है जब लगातार 3 बार कांग्रेस 100 का आंकड़ा पार नहीं कर पाई है। कांग्रेस के इतिहास में ये तीसरी सबसे बड़ी हार है, तीसरा सबसे खराब प्रदर्शन है। अच्छा होता कांग्रेस अपनी हार स्वीकार करती, जनता जनार्दन के आदेश को सर आंखों पर चढ़ाती, आत्ममंथन करती, लेकिन ये तो कुछ शीर्षासन करने में लगे हुए हैं। और कांग्रेस और उसकी इकोसिस्टम दिन रात बिजली जला करके हिंदुस्तान के नागरिकों के मन में ये प्रस्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्होंने हमें हरा दिया है। आदरणीय सभापति जी, 10 सालों में हमने भारत को मोबाइल फोन का बड़ा मैन्युफैक्चरर बना दिया, भारत को मोबाइल फोन का बड़ा एक्सपोर्टर बना दिया। अब यही काम इस हमारे टेन्योर में सेमीकंडक्टर और अन्य सेक्टर्स में हम करने जा रहे हैं। दुनिया के महत्वपूर्ण कामों में जो चिप्स काम में आएगी, वो चिप्स मेरे भारत की मिट्टी में तैयार हुई होगी। आदरणीय सभापति जी, वो एक जमाना था जब कोयले घोटाले में बड़ों के हाथ काले हो चुके थे। आज कोयले का सर्वाधिक उत्पाद, सर्वाधिक प्रोडक्शन, आज कोल प्रोडक्शन के विक्रम हुए हैं और इसी के कारण देश अब कहने लगा है अब भारत कुछ भी कर सकता है। आदरणीय सभापति जी, 2014 के बाद नीतियों में परिवर्तन, निर्णयों में गति, निष्ठा, प्रामाणिकता की और उसी का परिणाम है दुनिया की अच्छी बैंकों में आज भारत की बैंकों का स्थान बन गया। आज भारत की बैंक सर्वाधिक मुनाफा करने वाली बैंक बन गई और लोगों की सेवा करने के लिए गए।
तो ये प्रधानमंत्री के आज के उस बड़े भाषण के कुछ प्रमुख अंश थे जो आपने सुने। इधर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने लोकसभा स्पीकर को चिट्ठी लिखी है। राहुल ने लोकसभा की कार्रवाई से अपने बयान के हिस्सों को हटाए जाने पर आपत्ति जताई है और मांग की है कि उनका बयान फिर से लोकसभा के रिकॉर्ड में जोड़ा जाए। राहुल ने चिट्ठी में लिखा है कि उनके बयान में कोई आपत्तिजनक बात नहीं थी और उनके बयान को हटाना लोकतंत्र के सिद्धांतों के खिलाफ है। राहुल गांधी के कल के भाषण से हिंसक हिंदू वाला हिस्सा हटा दिया गया है। इसके अलावा बीजेपी पर दिया गया हिंदू धर्म के ठेके वाला बयान भी हटा दिया गया है। बीजेपी 24 घंटे नफरत फैलाती है, ये वाला बयान भी हटाया गया है। इसके अलावा नीट और अग्निवीर से जुड़े कुछ बयान भी हटा दिए गए हैं। इससे पहले राहुल गांधी ने अपने भाषण का कुछ हिस्सा हटाए जाने को लेकर प्रतिक्रिया दी। राहुल गांधी ने कहा कि सच्चाई को संसद के रिकॉर्ड से तो हटा सकते हैं, लेकिन हकीकत में सच्चाई को दबाया नहीं जा सकता। मोदी जी की दुनिया में सच्चाई एक्सपंज हो सकती है, मगर रियलिटी में सच्चाई एक्सपंज नहीं हो सकती है। जो मैंने कहा था, जो मैंने कहना था, मैंने कह दिया, वो सच्चाई है। और एक्सपंज करें, जितना करना है करें, सच्चाई सच्चाई होती है। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर लोकसभा में बोलते हुए अखिलेश यादव ने भी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने पेपर लीक, अग्निवीर और ईवीएम को लेकर सत्ता पक्ष पर हमला बोला। अखिलेश ने कहा कि पिछले 10 सालों में एक शिक्षा परीक्षा माफिया का जन्म हुआ है। सरकार पेपर लीक इसलिए करवा रही है ताकि युवाओं को नौकरी न देनी पड़े। अखिलेश ने कहा कि उन्हें ईवीएम पर कल भी भरोसा नहीं था और आज भी नहीं है। अखिलेश यादव ने अयोध्या में जीत को लेकर भी बीजेपी पर तंज कसा। अयोध्या की जीत भारत के परिपक्व मतदाता की लोकतांत्रिक समझ की जीत है और हम तो अध्यक्ष महोदय यही सुनते आए हैं, होए वही जो राम रची राखा, यह है उसका फैसला। अध्यक्ष महोदय, होई वही जो राम रची राखा, यह है उसका फैसला, जिसकी लाठी में नहीं होती आवाज, जो करते थे किसी को लाने का दावा, वो हैं खुद किसी के सहारे के लाचार। उधर राज्यसभा में एक चर्चा के दौरान हैरान करने वाला वाकया सामने आया, जहां कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे सभापति से भिड़ गए। उन्होंने सभापति पर वर्ण व्यवस्था को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। रमेश बना सकता है ना आप बना सकते हैं। The senior leadership is here. I think you should replace. 1 second, Jairam Ramesh. You are so intelligent, so gifted, so talented. You should immediately come and take seat in place of Mr. Khadge. Because by and large you are doing his job. सर मेरा टाइम का ध्यान रखिएगा, मेरे टाइम का। खड़गे जी, आप सोचिए, खड़गे जी, खड़गे जी, Don't bring that varna क्या? still in your mind. That varna system is there. That's why you are calling Ramesh. Is a very intelligent, very that, and I am dull, so that No, he no, should no, be no, no. replaced. No, no. खड़गे और राज्यसभा चेयरमैन के बीच नोकझोंक हुई तो सभापति ने इस पर खड़गे से कहा कि वो आसन का अपमान कर रहे हैं। मेरी बात को ध्यान से सुनिए। नहीं, सुनिए, नहीं, बैठिए। You cannot every time run down the chair. You cannot every time show disrespect to the chair. आप अचानक खड़े होते हैं और कुछ भी कह देते हैं, मेरी बात को समझते भी नहीं है। Never in the history of this country, never Khadge ji in the history of parliamentary democracy and Rajya Sabha proceedings, there has been such disregard of the chair as from you. तो संसद में सरकार और विपक्ष के बीच बढ़ रहा है टकराव। आखिर क्यों? आज आवाज अड्डा में इसी पर होने जा रही है बड़ी चर्चा। आपसे कुछ ही देर बाद 7:57 पर संसद में टकराव। और एक बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से। आज वहां पर हाथरस में एक सत्संग के दौरान मची भगदड़ में 60 से ज्यादा श्रद्धालुओं के मारे जाने की खबर है। हाथरस जनपद में सिकंदराऊ के पास मुगलगढ़ी गांव में माफ कीजिएगा, भोले बाबा का कार्यक्रम चल रहा था। भोले बाबा एक संत का नाम है। लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर रखे गए धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हाथरस की घटना पर दुख जाहिर किया है।
अभी मुझे एक दुखद खबर भी दी गई है। यूपी के हाथरस में जो भगदड़ हुई उसमें अनेकों लोगों की दुखद मृत्यु होने की जानकारी आ रही है। जिन लोगों की इस हादसे में जान गई है, मैं उनके प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। मैं सभी घायलों के जल्द से जल्द ठीक होने की कामना करता हूं। राज्य सरकार की देखरेख में प्रशासन राहत और बचाव कार्य में जुटा हुआ है। केंद्र सरकार के वरिष्ठ उत्तर प्रदेश सरकार के लगातार संपर्क में है। मैं इस सदन के माध्यम से सभी को यह भरोसा देता हूं कि पीड़ितों की हर तरह से मदद की जाएगी। और अब बाजार से जुड़ी एक बेहद बड़ी खबर है। एचडीएफसी बैंक का शेयर होल्डिंग पैटर्न अपडेट हुआ है। इसमें एफआईआईज की हेडरूम अब पहले से ज्यादा बढ़ गई है। इससे एमएससीआई इंडेक्स में बैंक का वेटेज बढ़ेगा, यानी बैंक के लिए अब ज्यादा पैसे आते हुए दिखाई देंगे। इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हमारे सहयोगी यतिन मोहताज जी। यतिन, इस एफआईआई हेडरूम के बढ़ने से या इस वेटेज के बढ़ने से क्या इम्पैक्ट आएगा और क्या डिटेल्स है इस खबर को लेकर? देखिए, अभी अगर हम देखें तो कुछ ही समय पहले एचडीएफसी बैंक की जो जून तिमाही है उसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न अपलोड हुई है स्टॉक एक्सचेंजेस पे, और उसके माध्यम से जो हमको जानकारी मिल रही है, जो एफआई की शेयर होल्डिंग थी वो 55.5% से नीचे आ चुकी है। इसका मतलब ये है कि जो एमएससीआई का कट ऑफ था एफआई हेडरूम के लिए, वो पर्टिकुलर जो लेवल था उसके नीचे शेयर होल्डिंग चली गई है। और जो ब्रोकरेजेस है जिनसे हम संपर्क में रह रहे हैं, उनके हिसाब से ये काफी बड़ा डेवलपमेंट है एचडीएफसी बैंक के लिए, क्योंकि एमएससीआई में जो वेटेज है एचडीएफसी बैंक का वो बढ़ जाएगा क्योंकि एफआई हेडरूम बढ़ चुका है। और इस वजह से लगभग 3 से 4 बिलियन डॉलर्स के बीच में जो है खरीदारी मुमकिन रहेगी फेजेस में। ऑब्वियसली एमएससीआई इस पे फाइनल अपना डिसीजन देगा, लेकिन ये 3 से 4 बिलियन डॉलर्स की जो बाइंग है वो काफी अहम मानी जा रही है। थोड़े ही समय पहले बहुत सारे डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स ने भी यहाँ इसीलिए खरीदारी की थी क्योंकि एक बड़ा ट्रिगर था स्टॉक प्राइस के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए। तो कहीं ना कहीं एमएससीआई की जो क्राइटेरिया है उसके मीट करने के बाद रास्ता साफ हो गया है एमएससीआई का वेटेज बढ़ने के ऊपर, और 3 से 4 बिलियन डॉलर्स का इन्फ्लो एक्सपेक्ट कीजिए एचडीएफसी बैंक में। यतिन, इसका क्या इम्पैक्ट हम कल मार्केट में देख सकते हैं? तो देखिए, ये बहुत दिनों से मार्केट में एंटिसिपेशन था कि आए 3 से 4 बिलियन डॉलर्स की अगर हम बात करें तो लगभग 20-25 हजार करोड़ से 30-35 हजार करोड़ की रेंज में इन्फ्लो आएंगे। तो काफी अहम माना जाता है क्योंकि इतना बड़ा इन्फ्लो जो है अगर एचडीएफसी बैंक में आता है तो ऑब्वियसली शेयर प्राइस मूविंग एक्टिविटी है ये शॉर्ट टर्म के लिए, और कंपनी की जो क्वार्टरली अपडेट है उसका भी बाजार को इंतजार है। तो एक्सपेक्ट कीजिए कल अच्छी पॉजिटिव तरीके से स्टॉक गैप अप हो, क्योंकि बहुत टाइम से ये मामला फंसा हुआ था और फाइनली शेयर होल्डिंग जो आई है और जो एफआई हेडरूम बढ़ा है उससे शायद शॉर्ट टर्म में स्टॉक प्राइस का पॉजिटिव रिएक्शन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया यतिन इस न्यूज के लिए। चलिए, तो लगे तो बाजार की भी आपको आज की जो पूरी कमेंट्री वो बता देते हैं। फिर निफ्टी एक्सपायरी का दिन था आज बाजार में और एक कंसोलिडेशन देखने को मिला। सेंसेक्स और निफ्टी की एक फ्लैट क्लोजिंग रही। सेंसेक्स 35 पॉइंट गिरा, 89,441 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 18 पॉइंट गिरकर 24,124 पर बंद हुआ। हालांकि इंट्राडे की बात करें तो इंट्राडे में सेंसेक्स ने 89,855 और निफ्टी ने 24,236 के रिकॉर्ड स्तर को जरूर छुआ। वहीं आज के बाजार में मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में बिकवाली रही। एफएमसीजी, ऑटो, बैंकिंग शेयरों में भी दबाव दिखा। आईटी, रियल्टी, एनर्जी शेयरों में जरूर आज खरीदारी का दिन था और तेल, गैस, फार्मा इंडेक्स भी आज बढ़त पर बंद हुए हैं। निफ्टी बैंक में मजबूती बढ़ने के संकेत है, ये कहना है 361 की प्रेसिडेंट अनु जैन का। वहीं अनु जैन ने इंडस टावर और एसबीआई लाइफ में बेहतर मौके की उम्मीद भी जताई है। पीएसयू की जहां तक की बात है, उसमें एसबीआई आपको 840 पे मिल रहा है, ये आपको शायद 800-810 तक कभी करेक्शन में मिल जाए, बट ये 1000 रुपए आपको एक साल में देगा। चाहे वो अडानी ग्रुप की सीमेंट कंपनीज हो या बिरला ग्रुप की कंपनीज हो, बिकॉज नाउ दीज हैव बिकम द टू मेन थिंग्स, एंड देयर आर स्टॉक्स लाइक दालमिया भारत व्हिच हैवंट डन वेल, बट मेरे ख्याल से सब पे बायस पॉजिटिव रहेगा। एंड मेरे ख्याल से यहाँ से भी आपको एक
अगर आप देखेंगे निफ्टी में यहाँ से 15% का मूव आना स्लाइटली डिफिकल्ट लग रहा है मुझे, बिकॉज सब चीजें चल चुकी हैं, बट इन स्टॉक्स में 10 से 15% का मूव अभी भी बाकी है। इंडस तो हमने पोस्ट दिस होल वोडाफोन डील की, एक तो इसका टेलीकॉम का बिजनेस है, प्लस अब भारती इसके साथ आगे जाके कंपनी के पास हम सुन रहे हैं काफी पॉजिटिव होगा। तो एक अगर आप टेक्निकली भी देखें तो ये जो 390 का जोन है ये क्रॉस होता है, होल्ड होता है, तो आप 430 435 तक एक मूव देख सकते हैं। अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी का समारोह शुरू हो चुका है। अंबानी परिवार ने इसकी शुरुआत मानव सेवा के साथ की है और वंचित परिवारों की 50 गरीब कन्याओं का सामूहिक विवाह करवाया है। देखिए रिपोर्ट। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी और रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी के छोटे बेटे अनंत अंबानी की शादी की शहनाई बजने वाली है। 12 जुलाई को अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट विवाह के पवित्र बंधन में बंध जाएंगे। मुंबई में होने वाली इस शादी से पहले कई प्री वेडिंग कार्यक्रम हो चुके हैं और अब अंबानी परिवार ने 50 से ज्यादा वंचित जोड़ों के लिए सामूहिक विवाह का आयोजन किया है। इस समारोह में नीता अंबानी और मुकेश अंबानी ने खुद वैवाहिक जोड़ों को आशीर्वाद दिया। इस मौके पर नीता अंबानी ने कहा कि इन जोड़ों को देखकर एक मां जैसा एहसास हो रहा है। मैं एक मां हूं और मां को जितनी खुशी होती है अपने बच्चों की शादी देखकर, वही आनंद आज मुझे आ रहा है। ये सब लोग को मेरा खूब सारा आशीर्वाद। अभी आज से हमारे बच्चे अनंत और राधिका के शुभ लग्न की सब उत्सवें शुरू हो रहे हैं और ये शुभ कार्य करने के लिए मेरा सौभाग्य है कि मैं यहाँ आई हूँ। सामूहिक विवाह का आयोजन रिलायंस कॉर्पोरेट पार्क में किया गया। अंबानी परिवार ने हर जोड़े को मंगलसूत्र, शादी की अंगूठी सहित सोने चांदी के कई आभूषण भेंट किए। हर जोड़े को 1 साल के लिए किराने और घरेलू सामान भी उपहार में दिए गए। इसके अलावा हर दुल्हन को 1,01,000 रुपए का चेक भी भेंट किया गया। सामूहिक विवाह में शामिल हुई गरीब कन्याओं के परिवारों ने अंबानी परिवार का आभार जताया और शुक्रिया कहा। उन्होंने कहा कि नीता अंबानी उनके लिए भगवान बनकर आई हैं। वो हमारे लिए भगवान जैसे हो क्या ही है। उन्होंने हमारे लिए इतना कुछ किया है, हम बातों में बयान नहीं कर सकते। इस समारोह को एक शुरुआत कहा जा सकता है। अंबानी परिवार आने वाले वेडिंग सीजन के दौरान देश भर में ऐसे कई और सामूहिक विवाह कराने की तैयारी कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट। तो आवाज समाचार में फिलहाल इतना ही, लेकिन CNBC आवाज पे खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।